इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। अगर अभी तक आपने संसद के कार्य और शक्तियां नहीं पढ़ा है तो राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां पढ़ने से पहले एक बार वो टॉपिक पढ़ लेना। अगर आप संसद के कार्य शक्तियां पढ़ लोगे तो जो राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां हैं उनको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां। तो सबसे पहले तो ये कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। भारत में संसदीय शासन पाया जाता है जिसमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। एक होती है औपचारिक कार्यपालिका या फिर नाममात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका। तो औपचारिक कार्यपालिका क्या होती है? राष्ट्रपति। और जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसको बोलते हैं मंत्री परिषद। राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वह मंत्री परिषद की सलाह से करता है, क्योंकि राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रमुख होता है जबकि मंत्री परिषद वास्तविक प्रमुख होती है। शासन के जो भी कार्य किए जाते हैं वे सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वास्तव में उन कार्यों को करता कौन है? मंत्री परिषद करती है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति भारत का एक औपचारिक शासक है या एक औपचारिक कार्यपालिका है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां। तो सबसे पहली शक्ति है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना और यह है अनुच्छेद 123। अगर आप अनुच्छेद याद नहीं रखोगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे अध्यादेश जारी करना संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 123। अब समझते हैं अध्यादेश क्या होता है। जब कानून बनाने की परिस्थितियां नहीं होती हैं तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर एक आदेश पत्र जारी करता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है। जब कानून बनाने की परिस्थितियां नहीं होती हैं, कानून बनाने की परिस्थितियां नहीं होती हैं, तब राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से एक आदेश पत्र जारी करता है जो कानून के विकल्प के रूप में होता है। कानून के विकल्प के रूप में होता है, उसे अध्यादेश कहते हैं। उसे अध्यादेश कहा जाता है। तो अध्यादेश क्या होता है? जब कानून बनाने की परिस्थितियां नहीं होती हैं तब राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से एक आदेश पत्र जारी करता है जो कानून के विकल्प के रूप में होता है, उसे अध्यादेश कहा जाता है। कब जारी किया जाता है? जब कानून बनाने की परिस्थितियां नहीं होती हैं। और कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। इसका मतलब है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से जो आदेश पत्र जारी करता है उसको अध्यादेश कहा जाता है। तो यह होगी राष्ट्रपति की पहली शक्ति, अध्यादेश जारी करना। जब कानून बनाने की परिस्थितियां ना हो यानी कि संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो तब राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से एक आदेश पत्र जारी करता है जो कानून के विकल्प के रूप में होता है, उसे अध्यादेश कहा जाता है। और यह अध्यादेश तब तक ही
लागू होता है जब तक संसद का अधिवेशन प्रारंभ न हो जाए। जब संसद का अधिवेशन प्रारंभ हो जाएगा तो यदि इस अध्यादेश को संसद के द्वारा कानून में नहीं बदला जाता है तो यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यानी कि अध्यादेश एक अस्थायी व्यवस्था है, अस्थायी व्यवस्था है और यह कब जारी किया जाता है? जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो, अन्यथा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। तो यह हो गई हमारी राष्ट्रपति की पहली शक्ति, अध्यादेश जारी करना। दूसरी है वीटो की शक्ति, वीटो की शक्ति। अब देखते हैं वीटो क्या होता है। देखो, कानून कैसे बनता है? जब एक विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति अगर उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वह विधेयक कानून बन जाता है। और यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो वह विधेयक कानून नहीं बन पाता है। तो यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर न करे, उसी को बोला जाता है राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। तो वीटो की शक्ति क्या होती है? राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति, राष्ट्रपति की ऐसी शक्ति जिसके प्रयोग किए जाने पर कोई विधेयक कानून नहीं बन पाता है, वह वीटो शक्ति कहलाती है, वह वीटो की शक्ति कहलाती है। यानी कि जब संसद से पारित होकर के कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न करे तो उसे राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति कहा जाता है। अब राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति 3 प्रकार की होती है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहला होता है पूर्ण वीटो, और दूसरा होता है पॉकेट वीटो, और तीसरा होता है विलंबकारी वीटो। वीटो की शक्ति क्या होती है? यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर न करे, सिग्नेचर न करे, उसको बोलते हैं वीटो की शक्ति। और वीटो की शक्ति 3 प्रकार की होती है, पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और विलंबकारी वीटो। तो पूर्ण वीटो में तो यदि कोई विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है और यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है कि इस विधेयक पर हस्ताक्षर न किया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, उसको बोलते हैं पूर्ण वीटो। तो राष्ट्रपति पूर्ण वीटो का इस्तेमाल कब करता है? मंत्रिपरिषद के कहने पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। यदि कोई विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर न करने की सलाह देती है, उसको पूर्ण वीटो कहा जाता है। अब पूर्ण वीटो का इस्तेमाल भी अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग परिस्थितियों में हो सकता है। यदि मान लो कोई निजी विधेयक है, क्या है? कोई निजी विधेयक। अगर कोई निजी विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। निजी विधेयक होता है मंत्रियों के अलावा यदि कोई भी संसद का सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करता है तो उसको निजी विधेयक कहा जाता है। और यदि कोई मंत्री किसी विधेयक को प्रस्तुत करता है तो उसको बोलते हैं सार्वजनिक विधेयक। और निजी विधेयक क्या होता है? संसद का कोई अन्य सदस्य यदि विधेयक को प्रस्तुत करे तो उसको बोलते हैं निजी विधेयक। तो यदि कोई निजी विधेयक
संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो मंत्रिपरिषद अगर सलाह देता है कि इस विधेयक पर हस्ताक्षर न किया जाए तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, उसको बोलते हैं पूर्ण वीटो। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यदि संसद ने कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया और ऐसा लगता है कि अब उस कानून की आवश्यकता नहीं है तो मंत्रिपरिषद के कहने पर राष्ट्रपति फिर से पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है। दूसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट का मतलब होता है जेब। तो यदि राष्ट्रपति के पास संसद से पारित होकर के कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति असीमित समय के लिए उस विधेयक को अपने पास रख सकता है, यानी कि अपनी पॉकेट में डाल करके रख सकता है, हस्ताक्षर करने आवश्यक नहीं है। ये हमने संसद की कार्य और शक्तियों में पढ़ा था। यदि कोई विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति असीमित समय के लिए उस विधेयक को अपने पास रख सकता है, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। तीसरा होता है विलंबकारी। विलंब का मतलब थोड़ी सी देर कर देना। क्या होता है? देर करना। तो यदि कोई विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देता है, वापिस कर देता है, तो यदि संसद उस विधेयक को फिर से राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो अब की बार राष्ट्रपति को उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने आवश्यक होते हैं, उसको बोलते हैं विलंबकारी वीटो। यानी कि राष्ट्रपति थोड़े समय के लिए उस विधेयक को टाल सकता है, क्योंकि पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक में थोड़ी सी देरी कर सकता है, तो उसको बोलते हैं विलंबकारी वीटो। तो ये हो गई हमारी राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति। अब जो तीसरा कार्य है वो है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति और क्षमादान यानी कि माफ करना, और माफ किसको करते हैं? अपराधी व्यक्ति को। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के पास यह भी अधिकार है कि वह किसी अपराधी व्यक्ति को क्षमादान प्रदान कर सकता है, लेकिन अपराधी व्यक्ति को क्षमादान प्रदान करना अपराधी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। कोई भी अपराधी राष्ट्रपति से क्षमादान की मांग अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है, केवल एक याचिका के रूप में कर सकता है, राष्ट्रपति से माफ करने का निवेदन कर सकता है। अपराधी राष्ट्रपति से अधिकार के रूप में क्षमादान की मांग नहीं कर सकता है। अब जो क्षमादान की शक्ति है वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से प्रयोग में लाता है। जब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद सलाह देती है उसी अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। अब राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कई प्रकार की होती है, जैसे वह पूर्णतः क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति किसी अपराधी को पूर्णतः क्षमा कर सकता है, या फिर सजा में देरी कर सकता है। सजा में देरी कर सकता है। उसके अलावा सजा की प्रकृति को कम कर सकता है। सजा की प्रकृति को कम कर सकता है। प्रकृति का मतलब किसी को कठोर कारावास की सजा मिली हो उसको साधारण कारावास में बदल सकता है। उसके अलावा सजा की मात्रा में कमी कर सकता है। सजा की मात्रा में कमी, मान लो किसी को 10 साल की सजा दी है तो उसको 5 साल में बदल सकता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को इन तरीकों से क्षमा प्रदान कर सकता है। यह हो गई हमारी क्षमादान की शक्ति। अब चौथी है परामर्श करने की शक्ति। परामर्श करने की शक्ति। परामर्श करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति किससे परामर्श कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है।
राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है या उससे सलाह मांग सकता है। क्या मांग सकता है? सलाह मांग सकता है। अब राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह भी दो प्रकार से मांग सकता है। इसमें दो प्रकार आते हैं। पहला है अनुच्छेद 143(1) और दूसरा है अनुच्छेद 143(2). जो राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है वो दो प्रकार की होती है। एक तो है अनुच्छेद 143(1) और दूसरी है 143(2). 143(1) में राष्ट्रपति किसी तथ्य, कानून या संविधान के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन इस मामले में न ही तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है और यदि सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे भी दे तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 143(1) क्या है कि राष्ट्रपति किसी तथ्य, कानून और संविधान के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है, लेकिन न ही तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 143(2) है यदि संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले कि कोई भी संधि है या समझौता है, संविधान लागू होने से पहले का कोई भी संधि है या समझौता है, यदि उसके बारे में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य होता है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यह वह हमारा परामर्शी अधिकार या परामर्श करने की शक्ति। और परामर्श किससे करता है राष्ट्रपति? सर्वोच्च न्यायालय से। और दो प्रकार से कर सकता है, 143(1) और 143(2). अब पांचवी शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति और विधायी का मतलब होता है संसद संबंधी, क्योंकि विधायी कार्य कौन करता है? संसद करती है। तो संसद से संबंधित राष्ट्रपति के कौन कौन से कार्य हैं वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला तो यह है कि यदि कोई विधेयक संसद से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह विधेयक तभी कानून बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। यदि राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगा तो वह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। तो ये तो गई पहली शक्ति कि संसद से कोई विधेयक पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह विधेयक तभी कानून बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। दूसरी शक्ति यह होती है कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है। संसद का अधिवेशन बुलाता है, ठीक है। और तीसरी शक्ति क्या होती है? वह इस अधिवेशन का सत्रावसान करता है। सत्रावसान करता है। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इस अधिवेशन को समाप्त यानी कि इसका सत्रावसान भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा तीसरा, लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। चौथा, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो ये तो गए हमारे 4 कार्य। इसके अलावा 5वां है, आप साथ साथ इनको लिखते जाना नोट्स में। 5वां है लोकसभा में
लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति, आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति, आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करता था, लेकिन वर्तमान में ये नियुक्ति नहीं करता है। इस प्रावधान को जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया है। जनवरी 2020 से पहले राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करता था, लेकिन जनवरी 2020 से इस प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके अलावा छठा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। कहां करता है? राज्यसभा में। और ये सदस्य कौन से क्षेत्र से होते हैं? ये होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों के जो 12 प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो ये तो गई हमारी विधायी शक्तियां। अब अगली है, शायद छठी है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में सबसे पहली है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा केंद्रीय स्तर पर जितने भी कार्य किए जाते हैं, केंद्रीय स्तर पर जो भी कार्य किया जाता है, वे सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी नियुक्तियां होती हैं, केंद्रीय स्तर पर जो भी नियुक्तियां होती हैं, वे सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करता है। कौन करता है? वे सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करता है। जैसे मान लो, जैसे चुनाव आयोग है, उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा जो कैग होता है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा जो महान्यायवादी होता है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो यह वही हमारी कार्यपालिका संबंधी कार्य। अब देखते हैं राष्ट्रपति की 7वीं शक्ति। राष्ट्रपति की 7वीं शक्ति है वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों में सबसे पहले तो यह शक्ति है कि धन विधेयक। हमने संसद के कार्य शक्तियों में पढ़ा था कि जो धन विधेयक होता है वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जो धन विधेयक होता है वह संसद में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा दूसरा है जो बजट है, उसको राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाता है। देखो, बजट को संसद में प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री करता है। लेकिन वास्तव में वित्त मंत्री को बजट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति ही कहता है। तो बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत कौन करवाता है? राष्ट्रपति ही करवाता है। तीसरा है कि अनुदान की मांगों की सिफारिश राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही की जाती हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अनुदान की मांगें भी संसद के समक्ष राष्ट्रपति ही प्रस्तुत करता है। और अनुदान की मांगें क्या होती हैं? यदि सरकार को किसी कार्य के लिए कोई धन खर्च करना है तो उसके लिए संसद में अनुदान की मांगें प्रस्तुत की जाती हैं। इसके अलावा
चौथी वित्तीय शक्ति यह है कि राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन को निकाल सकता है। राष्ट्रपति देश की आकस्मिक निधि से धन को निकाल सकता है। और पांचवी वित्तीय शक्ति यह है कि राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष पर। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है और वित्त आयोग का कार्य होता है केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। तो ये हो गई राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब 8वीं है न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां का मतलब है न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियों में एक तो हम पढ़ चुके हैं, वो है क्षमादान की शक्ति, यानी अपराधियों को क्षमा करने की शक्ति। और दूसरा है उच्चतम न्यायालय या जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति। जो उच्चतम न्यायालय होता है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और तीसरा है जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो ये हो गई हमारी न्यायिक शक्तियां। अब 9वीं शक्ति है आपातकालीन शक्तियां। तो जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं वे 3 प्रकार की होती हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और तीसरी है अनुच्छेद 360। तो आपातकालीन शक्तियां या फिर इनको बोल सकते हैं संकटकालीन शक्तियां। और इन संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। अभी तक हमने जितनी भी कार्य शक्तियां पढ़ी हैं उन सभी का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। अनुच्छेद 352 को बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। और ये जो अनुच्छेद 356 है इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। देखो ध्यान से सुनते जाओ, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपातकाल। तो आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अब इन तीनों की डिटेल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है? पहला बाह्य आक्रमण, दूसरा युद्ध और तीसरा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह है। आंतरिक सशस्त्र विद्रोह है। इन 3 परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और ये राष्ट्रीय आपातकाल मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से या मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से ही लगाया जाता है। किसकी सलाह से? मंत्रिमंडल की सलाह से लगाया जाता है। जो हमारा संविधान है उस पूरे संविधान में केवल अनुच्छेद 352 के संदर्भ में ही मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा पूरे संविधान में कहीं भी मंत्रिमंडल नाम नहीं है, जब बल्कि मंत्रिपरिषद नाम लिखा गया है। और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से करता है या मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से करता है। ये बात याद रखना। और ये मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था।
तो ये तो गया हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखते हैं राष्ट्रपति शासन, वो है अनुच्छेद 356। यदि किसी राज्य का शासन, राज्य का मतलब जैसे हमारे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी ये होते हैं राज्य, तो यदि किसी राज्य का प्रशासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। कहां पर कर सकता है? राज्यों में। इसलिए इसको राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। और यहां पर राष्ट्रपति राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन मंत्रिपरिषद की सलाह से लगाता है। यहां पर मंत्रिमंडल का नाम नहीं है, किसका नाम है? मंत्रिपरिषद का नाम है। मंत्रिमंडल का नाम केवल अनुच्छेद 352 में है और संविधान में कहीं नहीं है। अब देखते हैं अनुच्छेद 360। और 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही लगाता है, और यह तब लगाया जाता है जब देश में वित्तीय अस्थायित्व उत्पन्न हो जाए या फिर साख का संकट उत्पन्न हो जाए, तब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से वित्तीय आपातकाल लगाता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये हो गई हमारी आपातकालीन शक्तियां। अब जो लास्ट शक्ति है वो है स्वविवेकीय शक्तियां। स्वविवेकीय शक्तियां। अभी तक हमने जो भी कार्य शक्तियां पढ़ी हैं, उन सभी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। लेकिन उनके अलावा राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जिनका वह अपने विवेक से प्रयोग कर सकता है। उनके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। अब वो शक्तियां 3 हैं। पहली तो ये है कि मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटाना। यानी कि राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद फिर से वही सलाह राष्ट्रपति को देती है तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। इसके अलावा दूसरी स्वविवेक की शक्ति यह है कि यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। यदि लोकसभा में किसी राजनीतिक दल का स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से कर सकता है। जो तीसरी स्वविवेक की शक्ति वो यह है कि यदि संसद के जो 2 सत्र होते हैं, संसद के 2 सत्र हैं या जो 2 अधिवेशन हैं, उनके मध्य 6 महीने से अधिक का समय हो गया हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक से संसद का सत्र बुला सकता है। संविधान में लिखा गया है कि जो संसद है उसका प्रत्येक 6 महीने में कम से कम एक बार सत्र या अधिवेशन होना आवश्यक है। एक वर्ष में कितने भी अधिवेशन किए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम संसद के 2 अधिवेशन होने आवश्यक हैं, यानी कि प्रत्येक 6 महीने में एक अधिवेशन होना चाहिए। लेकिन यदि प्रत्येक 6 महीने में संसद का अधिवेशन नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से संसद का अधिवेशन बुला सकता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियां।